दो काली और तीन गोरी बहू की मुंह दिखाई। शर्मा परिवार में आज बड़ा ही खुशियों का माहौल होता है क्योंकि शर्मा परिवार के पांचों बेटों की आज शादी होती है। शादी के बाद सरला अपनी तीन बहुओं का तो बहुत अच्छे से गृह प्रवेश करती है, लेकिन दो बहुओं का गृह प्रवेश नहीं करती है। क्या हुआ सरला, तुमने इन तीनों का तो गृह प्रवेश कर लिया, लेकिन इन दोनों का नहीं किया। कब से ये दोनों दहलीज पर खड़ी हैं? अगर आपको इन दोनों की इतनी ही पड़ी है तो आप इन दोनों का गृह प्रवेश करिए। मुझे इन दोनों का गृह प्रवेश करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो इस शादी में भी जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। आपको आलोक और अमर के लिए कोयले की खान जैसी दिखने वाली लड़कियां ही मिली। मैं तो कह रही हूँ अभी भी वक्त है, इन्हें इनके मायके छोड़ आइए। हम आलोक और अमर की दूसरी शादी करवा देंगे। इस उम्र में तुम कहीं सठिया तो नहीं गई हो? हाँ, कैसी बात कर रही हो ये? मेघा और पायल अब इस घर की बहू हैं और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ सको उतनी जल्दी समझ लो। हाँ माँ, हमें अपनी पत्नियों के काले रंग से कोई भी परेशानी नहीं है। हम उनके साथ बहुत खुश हैं। अपने पति और बेटों की बात सुनकर सरला को ना चाहते हुए भी अपनी दोनों काली बहुओं का गृह प्रवेश करना पड़ता है। दरअसल सरला अपने तीनों बेटों राज, विक्की और मोहित के लिए योगिता, प्रिया और माही जैसी सुंदर और गोरी लड़कियों को उनकी पत्नियां बनाकर लेकर आती है, लेकिन वहीं सरला के बाकी दोनों बेटों के लिए विश्वनाथ की पसंद की मेघा और पायल नाम की लड़कियों से शादी हुई थी। पायल और मेघा दिखने में काफी काले होते हैं, जिस वजह से सरला उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। आज तुम पांचों की पहली रसोई है। जो भी अपनी पहली रसोई में सबसे अच्छा खाना बनाएगी, मैं उसको नेक नेक बढ़िया सा तोहफा दूंगी। इसलिए अब जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करो। सरला के इतना कहते ही सरला की पांचों बहुएं जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने में लग जाती है। मेघा और पायल दोनों ही गांव से होती हैं, जिसके चलते उन्हें खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। लेकिन वहीं प्रिया, योगिता और माही तीनों ही इस शहर की रहने वाली होती हैं, जिसके चलते उन तीनों को खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता था। फिर भी वो तीनों यूट्यूब से देखकर जैसे तैसे खाना बनाती हैं और खाना बनने के बाद पांचों बहुएं अपना अपना खाना ले जाकर सबको परोसती हैं। प्रिया, माही, योगिता, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम तीनों ने ही सबसे अच्छा खाना बनाया होगा। सरला जैसे ही अपनी तीनों गोरी बहुओं के हाथों का खाना खाती है तो मन ही मन कहती है, इन्होंने खाने में नमक डाला है या नमक में खाना, बिल्कुल कड़वा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि करेले के ऊपर नमक डालकर खा रही हूँ। लेकिन मैं इन तीनों को कुछ कह भी नहीं सकती, वरना सब लोग मुझे ही बोलेंगे। माँ जी, कैसा बना है खाना? अच्छा है ना? हाँ बहू, खाना तो तुम तीनों ने ही बहुत अच्छा बनाया है। ये ले तुम्हारा नेक। इतना कहकर सरला जहां अपनी तीनों गोरी बहुओं को नेग में सोने का हार देती है, तो वहीं अपनी दोनों काली बहुओं को सिर्फ 51 रुपए देती है। लेकिन इसके बावजूद भी सरला की दोनों काली बहुएं अपनी सास के पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं और ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है। योगिता, माही, प्रिया, देखो मैं तुम तीनों के लिए इतने प्यारे लहंगे लेकर आई हूँ। थोड़ी देर में तुम तीनों की मुंह दिखाई है, तो उसमें तुम तीनों यही लहंगा पहनना। माँ जी, ये लहंगे तो काफी सुंदर है और हमारे गोरे रंग पर भी काफी अच्छे लगेंगे। लेकिन माँ जी, हम दोनों मुंह दिखाई की रस्म में क्या पहनेंगी? आपने हमें तो कुछ दिया ही नहीं। तुम्हारे इन काले रंग पर कुछ अच्छा लगे तो मैं तुम दोनों के लिए लेकर आती, लेकिन तुम पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने तुम दोनों के लिए कुछ नहीं लिया। तुम्हारे पास जो भी कपड़े हो तुम दोनों उन्हें ही पहन लो ना। और याद रखना, तुम दोनों की मुंह दिखाई हो तो रही है, लेकिन तुम अपना घूंघट ऊपर नहीं करोगी, समझी? लेकिन क्यों माँ जी? बिना घूंघट ऊपर करे हमारी मुंह दिखाई की रस्म कैसे होगी? जानती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों के इस काले रंग की वजह से समाज में मेरी बेइज्जती हो। सारा गांव मुझ पर हंसेगा और उन लोगों को मैं ये मौका नहीं देना चाहती। अगर तुम दोनों का घूंघट जरा भी ऊपर नीचे हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम दोनों? सरला की बात सुनकर मेघा और पायल दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी ही देर में मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाती है और पांचों बहुएं आ जाती है। जहां योगिता, प्रिया और माही तीनों सुंदर सुंदर लहंगा पहनकर अच्छे से तैयार होकर आती हैं, वहीं मेघा, पायल दोनों ही पुरानी सी साड़ियां पहनकर आ जाती है और साथ ही सर पर घूंघट ओढ़े होती है और सभी बार बार से उन पांचों बहुओं की मुंह दिखाई करते हैं। सरला अपनी तीनों गोरी बहुओं को तो महंगे महंगे तोहफे और पैसे देती है, लेकिन वहीं अपनी दोनों काली बहुओं को बस शगुन के तौर पर 500 रुपए देती है, जिसे देखकर सरला की तीनों गोरी बहुएं उन पर हंसने लगती है। ये लो, ये हम तीनों की साड़ियाँ हैं, इसे अच्छे से धो देना। और हाँ, याद रहे,
इन साड़ियों पर कोई दाग नहीं लगने चाहिए। कहीं पता चला कि अपनी इस काली शक्ल की तरह ही हमारी साड़ी के ऊपर भी काले दाग लगा दिए। पायल, ये तुम मुझसे किस तरह से बात कर रही हो? जैसे तुम इस घर की बहू हो, वैसे ही मैं भी इस घर की बहू हूँ। माना मेरा रंग काला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे रंग को लेकर कुछ भी बोलती जाओ। देखो तो जरा कैसे इसकी जुबान चल रही है। ना शक्ल है ना सूरत है, लेकिन जुबान बिल्कुल कैंची की तरह चल रही है। भूल मत, माँ जी ने खुद तुम दोनों को इस घर में एक नौकरानी की हैसियत दे रखी है, तो अपनी हैसियत में रहकर हमसे बात करो, समझी? प्रिया और पायल की बातें सुनकर मेघा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से रोती हुई चली जाती है और तीनों गोरी बहुएं खड़ी होकर हंसने लगती है। आज पांचों बहुओं की शादी को पूरे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन 6 महीनों में सरला की गोरी बहुओं ने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था और वहीं दोनों काली बहुओं ने घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लिया था। सरला ये सब देख रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी अपनी गोरी बहुओं को कुछ भी नहीं कहती थी। और ऐसे ही एक दिन, तुम तीनों यहाँ पर हो और मैं तुम तीनों को पूरे घर में ढूंढ रही हूँ। चलो आज हम सब लोग खेत चलते हैं। मैं तुम तीनों को खेत दिखा कर लाती हूँ। छी, खेत, वहाँ तो बहुत ज्यादा गंदगी होती है और गाय भैंस तो इधर से उधर घूम रही होती है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। हाँ, मैंने भी सुना था वहाँ बहुत गंदगी होती है, मुझे भी नहीं जाना वहाँ। बहू, ऐसा नहीं कहते। खेतों से ही तो हम लोगों के घर पर अनाज आता है। अगर खेत नहीं होंगे तो अनाज कहाँ से आएंगे, और बिना अनाज के तो हम सब लोग भूखे मर जाएंगे। चलो अब तुम तीनों जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग खेत जाएंगे। अपनी सास के जबरदस्ती करने पर तीनों बहुओं को ना चाहते हुए भी खेत पर जाना पड़ता है, जहाँ मेघा और पायल भी होते हैं। सरला अपनी तीनों गोरी बहुओं को खेत के बारे में बहुत सारी चीजें बताती है, लेकिन सरला की तीनों बहुएं सरला की बातों को सुनने में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। कि तभी एक गाय बहुत तेजी से सरला की तरफ भागती है, जिसे मेघा और पायल देख लेती है और अपना ना सोचते हुए भी वो जाकर सबसे पहले अपनी सास को धक्का देकर जान बचा लेती है, जिसके चलते तीनों ही कीचड़ में गिर जाते हैं और तीनों गोरी बहुएं ये सब देखकर हंसने लगती हैं। मैं यहाँ कीचड़ में गिर गई हूँ और तुम तीनों हो कि मुझे उठाने की बजाय हंस रही हो। माँ जी, अब तो आपका रंग भी इन दोनों कालियों की तरह काला हो गया है। अब तो पता ही नहीं लग रहा है कि आप तीनों में हमारी सास कौन है। बहुत हो गया तुम तीनों का। मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम तीनों को इतनी तवज्जो दी। तुम तीनों ने घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया और बेचारी मेघा और पायल पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। आज मेरी इन दोनों बहुओं की वजह से ही मेरी जान बच पाई है और तुम तीनों हमें उठाने की बजाय हम पर हंस रही हो। तुम तीनों को तो शर्म आनी चाहिए। सरला की बातें सुनकर तीनों गोरी बहुओं की अकल ठिकाने आ जाते हैं और वो सुधर जाती हैं। अब सरला अपनी पांचों बहुओं को एक सा प्यार करती है और तीनों गोरी बहुएं भी मेघा पायल से अच्छा बर्ताव करती हैं और अब पांचों बहुएं और सास मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। कितनी जोर से बारिश हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना होगा। माँ जी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फटी पुरानी साड़ी पहने हुए वो गरीब बहू बारिश में भीगती हुई सड़क पर चली जा रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने भीगने से ज्यादा अपने हाथों में टिफिन की तरफ था, जिसे लेकर वो बस्ती में आ जाती है, जहाँ उसके मासूम बच्चे गुड्डी और अरुण भूख भरी आंखों के साथ अपनी माँ को देखकर कहते हैं, माँ, आप आ गई। मुझे और अरुण भैया को बहुत जोर से भूख लगी है। गुड्डी अपनी माँ के हाथों से टूटा फूटा टिफिन छीन लेती है और ललचाई आंखों से उसे देखते हुए कहती है, माँ, इसमें क्या है माँ? इसमें आलू गोभी की सब्जी है। मुझे पता है मेरी गुड्डी को आलू गोभी की सब्जी कितनी पसंद है। मैं फटाफट से गरम गरम रोटियां सेक देती हूँ। फिर वो गरीब बहू मिट्टी का चूल्हा फूंक कर रोटी बनाकर अपने बच्चों को खाने को देती है। अरे वाह माँ, ये आलू गोभी की सब्जी कितनी स्वादिष्ट है। आप हमारे लिए रोज ऐसी ही अच्छी अच्छी सब्जी बनाया करो ना। काश कि तुम्हारी ये गरीब माँ तुम्हारी इस ख्वाहिश को पूरा कर सकती मेरे बच्चों। उस गरीब बहू की बातों में एक बड़ी असमर्थता थी, क्योंकि असल में गुड्डी अरुण जिस सब्जी को स्वाद लेकर खा रहे थे वो रात की बची खुची बासी सब्जी थी। राधिका जिन अमीरों के घर में खाना बनाने का काम करती थी वो रात का बचा हुआ खाना फेंक दिया करते थे। बच्चों के खाने के बाद राधिका अपनी बीमार सास गायत्री को खाना खिलाती है। उठिए माँ जी, खाना खा लीजिए। हाँ हाँ बहू, तू भी खा ले। तूने भी तो कुछ भी नहीं खाया। नहीं माँ जी,
मुझे भूख नहीं, मैंने मेम साहब के घर पर खा लिया था। माफ कर देना माँ जी, मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, मगर इस वक्त इस खाने की जरूरत आपको ज्यादा है। इस तरह से वो गरीब बहू अपने बच्चों और सास का पेट भरकर खुद भूखी रह जाती है, मगर भूख तो भूख होती है। अगली सुबह जब राधिका काम पर जाने के लिए निकलती है, तभी गुड्डी अपनी माँ का आंचल थाम लेती है। क्या बात है गुड्डी बिटिया, कुछ कहना चाहती है? माँ, राखी आ रही है, मेरे लिए राखी और मिठाई खरीद लाना माँ। इस बार अरुण भैया ने कहा है कि उन्हें गुड्डी के हाथों से गुलगुले नहीं खाने, मिठाई खाना है। माँ, हम हर दिन रूखा सूखा ही तो खाते हैं, इस बार हम भी राखी पर स्वादिष्ट और अच्छा अच्छा खाना खाना चाहते हैं। गुड्डी की मासूम आंखों में अच्छा खाना खाने की ख्वाहिश देखकर उस गरीब बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं। राधा जिस घर में काम करती थी वो रिहायशी इलाकों में था, जहाँ की जमीन की कीमत करोड़ों में थी, पर राधा की मालकिन कामिनी अमीर होकर भी बहुत ही घमंडी और कंजूस स्वभाव की थी। आ गई महारानी। जी नमस्ते माँ जी। भाड़ में गया तेरा नमस्ते, हमने तुझे अपने घर में फ्री फंड की तनख्वाह देने को रखा है क्या? इतने में कामिनी की बहू अर्पिता वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मम्मी जी, आप क्यों इस बेचारी पर चिल्ला रही हैं? अर्पिता बहू, तूने इसको जरूरत से ज्यादा छूट दे रखी है, भूल मत, ये हमारे घर की नौकरानी है और नौकरों के साथ हम अमीरों का इतना घुलना मिलना ठीक बात नहीं। मैं इन गए गुजरे गरीबों को अच्छी तरीके से जानती हूँ, इनसे जरा सी सीधे मुंह बात क्या कर लो, ये अपनी औकात भूल जाते हैं और सर चढ़ जाते हैं। राधा, तुम चलो, मैं तुम्हें बता देती हूँ आज के खाने में क्या क्या बनाना है। जी मैम साहब। रसोई में आते ही राधा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रोके नहीं रुकते। राधा, तुम रोकर अपना दिल भारी मत करो, माँ जी का ये स्वभाव कोई नया थोड़ी है, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। ये आप क्या कर रही हैं मैडम जी? भगवान के लिए आप मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, मुझ गरीब बहू पर आपके बहुत से एहसान हैं। ऐसा कहते हुए वो गरीब बहू अपनी बीती जिंदगी में खो जाती है, जहाँ राधा अपनी आंखों में ढेरों सपने लिए ससुराल की दहलीज पर दुल्हन बनी खड़ी थी। आओ राधा बहू, आज से इसे अपना ही घर समझो, आज से तुम मेरे इस घर की लक्ष्मी हो। राधा का ससुराल सुख समृद्धि से भरपूर नहीं था, मगर एक गरीब परिवार कमी में भी अपनी खुशियां ढूंढ ही लेता है। राधा का पति अनिल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वो फैक्ट्री में लेबर का काम करता था, जिससे घर का खर्चा चल जाता था। अब गुजरते वक्त के साथ राधा 2 बच्चों गुड्डी और अरुण की माँ बन जाती है। धीरे धीरे 5 साल बीत जाते हैं। माँ राधा, आज से मैं फैक्ट्री में ओवर टाइम करूंगा ताकि मैं अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकूं, इन्हें ज्यादा से ज्यादा पढ़ा सकूं। मगर अनिल जी, आप दिन रात काम करेंगे तो आराम कब करेंगे? राधा, एक गरीब की जिंदगी में अमीरों की तरह आराम कहाँ लिखा होता है। अनिल के इस बात में जिंदगी की कड़वी सच्चाई साफ थी, क्योंकि एक गरीब सारी जिंदगी हड्डियां गलाकर रोटी कमाता है और अक्सर किराए पर ही जिंदगी काटते हुए मर जाता है। उस गरीब बाप ने अपने बच्चों को हर खुशी देने के लिए खुद को मेहनत की भट्टी में झोंक दिया था, मगर एक रात वो ओवरटाइम करते हुए सोने लग गया था, जिसकी वजह से एक सामान से भरा हुआ मशीन उसके ऊपर गिर जाता है और उस गरीब बहू का सुहाग तो उजड़ता ही है, मगर उसे अपने पति की लाश तक नहीं मिलती, ना ही उन्हें कोई मुआवजा मिलता है। ऐसे में छत भी उनसे छीन ली जाती है। बेचारी राधा अपनी बूढ़ी सास और भूखे बच्चों को लेकर कई दिन तक इधर से उधर भटकती रहती है। तभी गुड्डी और अरुण ने फुटपाथ के दूसरी तरफ एक आलिशान रेस्टोरेंट देखा, जिसमें एक महंगी गाड़ी से उतरकर एक अमीर परिवार अंदर को जाने लगा। वो अमीर कामिनी का परिवार था। दादी माँ, मुझे चीज पिज्जा खाना है और बटर स्कॉच आइसक्रीम भी, वो भी बड़ा वाला। नहीं निशु, तुम्हें पिज्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम पूरा पिज्जा खा नहीं पाते हो और खाना वेस्ट करते हो। तो क्या हो गया अर्पिता बहू, हम कोई गरीब थोड़े हैं, फिर अठन्नी चवन्नी के पीछे सर खपाने की क्या जरूरत है। तुम किसी ऐरे गहरे घर की नहीं, कामिनी मित्तल की बहू हो। लोगों में हमारे खानदान का नाम बहुत इज्जत से लिया जाता है। अचानक से राधा वहाँ पर आ जाती है। मेरी मदद कीजिए, मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, 2 दिन से उनके पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया। कामिनी अपने पर्स में से 10 रुपए निकालकर राधा के हाथ में रख देती है। ये ले, अब चल जाए यहाँ से। माँ जी, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, अगर आपको कुछ देना है तो अपने घर में कोई काम दे दीजिए, ताकि मैं गरीब अपने परिवार का पेट पाल सकूं। कामिनी राधा को काम देने से साफ साफ मना कर देती है, मगर अर्पिता राधा को काम पर रख लेती है। उस दिन से आज तक उस गरीब बहू के घर का चूल्हा उसकी मेहनत से चल पा रहा है।
मगर एक सोच ये भी है कि दोनों बहुओं का खान पान बड़े फर्क के साथ बटा हुआ है। अरे ओ नौकरानी, खाना बन गया हो तो जल्दी से टेबल पर खाना लगा। जी माँ जी। राधा जल्दी से सारा खाना लगाती है। पूरा मेज स्वादिष्ट खानों से भरा होता है। राधा आंटी, आपने बहुत ही टेस्टी छोले पूरी बनाए हैं। सभी के खाना खाने तक राधा एक कोने में खड़ी रहती है, मगर कामिनी के मन में कुछ अलग ही ख्याल चल रहा था, जो था उस गरीब बहू की बेइज्जती करने का। अरे ओ राधा, ये सारा बचा कुचा खाना तू अपने घर ले जा, तेरे बच्चे खा लेंगे। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? ये सारा खाना हमारा झूठा है। तो क्या हुआ? अर्पिता बहू हमारी नौकरानी कौन सी तुम्हारी तरह अमीर घर की बहू थोड़ी है जो उसकी इज्जत जाएगी। गरीब घर की बहू है, इसे तो अपने ससुराल में ऐसा महंगा खाना खाने को भी नहीं मिलता होगा। हमारी छोड़ी हुई झूठन ही सही, ये भी और इसके बच्चे भी अमीरों वाले खाने का स्वाद तो चख लेंगे। ये घी लगे पराठे इसने कभी खाए भी नहीं होंगे, और ये दाल मखनी और मटर पनीर जैसी सब्जी खाना तो इसकी औकात से बाहर है। इन गरीबों के घर में हर दूसरे दिन दाल रोटी नमक रोटी ही चलती है। कामिनी की बेइज्जती भरी बातों से उस गरीब बहू के मान सम्मान को गहरी ठेस पहुंचती है। इस वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बस कीजिए माँ जी, बस बहुत हो गया। माना कि मैं गरीब हूँ, मगर गरीबों की भी इज्जत होती है। हाँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं आपकी तरह अच्छा खाना खाऊं, मगर ये भी याद रखिए, एक गरीब इंसान खुददार भी होता है, जो अपनी मेहनत की कमाई खाता है, किसी के आगे भीख मांगने को हाथ नहीं फैलाता। नमक रोटी खाना मेरी मजबूरी नहीं, मेरी खुददारी है। मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े घर की होकर भी आप इतनी छोटी दिलवाली होंगी, जो छोड़े गए झूठन पर भी एहसान जताएगी। अभी वक्त है माँ जी, राधा को रोक लीजिए। रुक जा राधा बेटी, माफ कर दे मुझे। पैसे के घमंड में अंधी हो गई थी मैं, इसलिए गरीब का दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। तूने तो मेरे परिवार को अपना माना और मैं तेरे पेट पर लात मारने जा रही थी। पछतावे से भरी कामिनी खुद अपने हाथों से राधा के बच्चों के लिए ढेरों खाना बना कर देती है, और उस दिन उस गरीब बहू के घर में जैसे सालों बाद खुशियां लौटी थी।